मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे देश के निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के बारे में, क्योंकि जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है तब से कई प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई कि उन्होंने वाकई में बीमारी की वजह से इस्तीफा दिया है या उसके पीछे कोई और कारण होंगे। यह तो सबको ही लगता है कि उसमें केवल एक बीमारी कारण नहीं हो सकता, हो सकता वो बीमार भी हो, लेकिन केवल एक बीमारी कारण शायद ना, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कोई लोग अलग तरीके की थ्योरी चला रहा है, जिसको जो शूट करता है वो उसी तरह की बात कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यही है कि कैसे इस विषय को लेकर जो विपक्ष है वो इतना बेचारा हैरान, परेशान और दुखी है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। गिरगिट तो रंग बदलता है किस ढंग से, लेकिन उससे भी जल्दी कोई रंग बदलता है तो आजकल विपक्ष के नेताओं के बारे में देख सकते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा टीएमसी के सांसद है कल्याण बनर्जी, वो किस तरह धनखड़ साहब का एक मजाक बना रहे थे, आऊं आऊं ऐसे कर करके वो ऐसे कह रहे हैं। और देश में विपक्ष के नेता संसद के बाहर खड़े होकर उसके वीडियो बना रहे थे, विपक्ष के नेता, जैसे वो कोई कैमरामैन हो। और सड़क छाप जैसे नाटक नौटंकी होती है तो कोई भी लोग खड़े हो जाते हैं, उनको अपने उनका जो दायित्व है, उनका जो कद है विपक्ष के नेता का, उसकी भी शर्म नहीं थी। और उसके बाद कांग्रेस उनके बारे में पता नहीं क्या क्या कहती थी सदन के अंदर, और तो और उनके खिलाफ महाअभियोग लाकर यानी अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको हटाना चाहती थी। वो टेक्निकल कारण से वो रह गया तो वो नहीं कर पाई कांग्रेस, लेकिन उनके खिलाफ इतना भद्दे कमेंट। और धनखड़ साहब भी इस मामले में बड़े माहिर थे, वो भी पॉलिटिकल आदमी की तरह भिड़ जाते थे। उन्होंने कुछ मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण भी उठाए थे कि किस तरह से न्यायपालिका आजकल व्यवहार कर रही है। उससे देशभक्त लोगों को और जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है उनको लगता था कि धनखड़ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक जज के घर में इतना इतना पैसा मिल रहा है और उसके ऊपर एफआईआर नहीं। लेकिन अब अंदर की बातें हैं, वो कोई नहीं जानता कि इसके पीछे कारण क्या रहा। वो धीरे धीरे छन कर आएंगी। हो सकता है कि धनखड़ साहब की सरकार के साथ भी कोई किसी मामलों को लेकर अनबन हो गई हो, या विपक्ष के साथ भी कोई सेटिंग हो गई हो किसी विषय को लेकर, वो बदल गए, कुछ नहीं पता अभी, क्योंकि सब अपनी अपनी, मैंने जैसे पहले कहा, अपनी अपनी थ्योरी, अपना अपना विचार चला रहे। अब धनखड़ साहब का इस्तीफा भी स्वीकार हो गया और अब सत्यपाल मलिक जैसे, पहले कई लोग कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक की तरह होगा, कि जैसे सत्यपाल मलिक को इतना बड़े दायित्व दिए और उन्होंने खंजर घोंपा केंद्र सरकार के। अब धनखड़ साहब को भी उपराष्ट्रपति बनाया और बीच में इस्तीफा लिया है। उसके बीच में कोई भी कारण हो सकते हैं, मुख्यतः ये कारण धीरे धीरे जैसे भी होगा, फिर मैं तो कह रहा हूं कि अलग अलग तरीके के, जिसको जो शूट करेगा वो उसको इसी ढंग से बताएगा। अब धनखड़ साहब की जगह कौन उपराष्ट्रपति होगा, क्योंकि संविधान में यही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवा लिया जाए, लेकिन उसमें यह तिथि तय नहीं है कि कितने जल्दी करा लिया जाए, तो सरकार की मर्जी है कब करवाती है वो चुनाव। लेकिन जो लगता है कि किसके साथ भाजपा को जाने के बारे में फायदा होना चाहिए, सबके अपने अपने आकलन है। और एक बात तय है, जिसके नाम चलेंगे वो तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि भाजपा में, मोदी के राज में ऐसा होता है, जिसके नाम में चलता है वो तो बनता ही नहीं। अभी राजनाथ का कुछ लोग नाम ले रहे थे, अभी कुछ लोग नीतीश का नाम ही ले रहे थे। वो तो सोचना भी मूर्खता है, नीतीश का उपराष्ट्रपति के लिए बात आना वो कोई विषय ही नहीं है दूर दूर तक। हरिवंश राय जी के बारे में कह रहे थे कि वो एक नरम व्यक्ति है, वो ठीक है, सब अपनी जगह नाम है, लेकिन हमारा भी जैसे एक विश्लेषण करते ही रहते हैं तो हमारे दिमाग में भी एक नाम रहता है कि जिस तरह धनखड़ ने देश में, चाहे वो उसके सरकार आज खिलाफ हो कुछ हो, लेकिन कुछ विषय ऐसे उठाकर उन्होंने देश के लोगों में एक जगह तो बनाई कि कोई व्यक्ति है जो कोर्ट को समझा रहा है कि ऐसे कैसे कर रहे हो, आप अपने अधिकारों का हनन कर रहे हो। तो इस तरह से कुछ लोगों की फीलिंग धनखड़ साहब के साथ जुड़ी और लगा कि एक सक्रिय सा उपराष्ट्रपति है। तो इस तरह की, क्योंकि देश के लोग
खुलापन पसंद करते हैं कि अपनी बात सही से कही जाए, दब के ना है। सरकारों की कुछ मजबूरी होती है कि हो सकता है कि कोर्ट के जजों के साथ सीधा लड़ाई ना लड़ी जाए, और धनखड़ साहब लड़ रहे थे, उस वजह से मामले 100 बातें हो सकती हैं, उस विषय में कोई कुछ नहीं कह सकता। और जो सरकार में इतने बड़े दायित्व पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं, वो बहुत सी चीज़ों को सोचते होंगे क्या विषय होगा, और आने वाले समय में भी वो सोचेंगे, क्योंकि हमें इतना पता है जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ उन बुद्धिजीवी लोगों की सोच शुरू होती है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, इतनी इतनी बड़ी पॉलिसी आ रही है, तो वह बड़ी सोच का ही नतीजा होंगी। मेरा गला थोड़ा खराब है आज, उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह नैरेटिव सेट करने के लिए भी कई चीज़ें होती हैं, तो मेरे अपने अंदाज से एक आरिफ मोहम्मद खान जो पहले केरल के गवर्नर थे, अब वो बिहार के गवर्नर है, तो मुझे लगता है कि आरिफ मोहम्मद खान जैसा व्यक्ति इस सीट पर मुफीद हो सकता है, इस सीट पर अच्छा दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो ज्ञान की प्रकाष्ठा है वो जबरदस्त है। जब 1984 में शाहबानो का केस आया तो वो राजीव गांधी सरकार में मंत्री तब भी थे, तो केवल वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उन मुल्ले मौलानाओं के खिलाफ भी आवाज उठा दी कि ये फैसला गलत है, कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। यानी एक जागरूक नेता के नाते उन्होंने अपना काम किया, और आज तक का जो उनका इतिहास देखा है, वो जितना इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में खुलकर बात करते हैं, इतनी शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता हो। और वो कुरान के भी बड़े जानकार हैं और गीता के भी बड़े जानकार हैं। वो इस्लाम को भी अच्छी तरह जानते हैं और सनातन को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अभी आपने देखा होगा केरल में जब कोई विषय आया था तो वो कैसे भिड़ गए थे, वो डरते नहीं है। एक दिलेर व्यक्ति हैं, मुझे भी उनके साथ कई बार मिलने का मौका संतों के सम्मेलनों में भी मिला। वो आते थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें और बड़ी ज्ञानपूर्वक बातें करते और निडर होकर कहने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी, क्योंकि हो सकता है सरकार की कुछ मजबूरी हो, पीछे कुछ खट्टे मीठे अनुभव हो, तो वो नरम व्यक्ति लाना चाहे। और ये भी हो सकता है कि कई बार भाजपा ने बड़े बड़े दायित्व बिना संघ पृष्ठभूमि के लोगों को दिए हैं और उसमें ज़्यादातर भाजपा को नुकसान ही सहन करना पड़ा। क्योंकि बड़े पद पर जब, क्योंकि आप कहेंगे कि आरएसएस की बात क्यों, क्योंकि जो आइडियोलॉजी इस देश के लिए चाहिए और जो इस सरकार देश के लिए चल रही है उसमें आरएसएस की बड़ी भूमिका है। और उस विचारधारा का, राष्ट्र प्रथम की विचारधारा का विचार पहले रखा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कितने मुख्यमंत्री बने और कितने मुख्यमंत्री इस सरकार में बीच में हटा दिए गए। जो भी कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री हटाए, लेकिन वहां पर कितने झगड़े हुए। लेकिन आरएसएस की विचारधारा का मुख्यमंत्री अगर बीच में से हटा दिया जाता है तो वो चू भी नहीं करता, यानी कि अनुशासनहीनता का सवाल ही पैदा नहीं। तो हो सकता है ये भी कारण हो कि जो खाटी जनसंघ आरएसएस का व्यक्ति हो, क्योंकि वो संगठन के अनुशासन को समझता है और संगठन की ही सरकार है तो उन भाषाओं में जा सकता है। तो हो सकता है ये भी विषय हो। लेकिन मुझे लगता है आरिफ मोहम्मद खान जैसा व्यक्ति, अगर आप भी आरिफ मोहम्मद खान को यूट्यूब पर या उसमें सुनेंगे या देखेंगे और उनके विचार देखेंगे तो जबरदस्त। और मुस्लिम देशों में क्योंकि आजकल सेकुलर और मुस्लिम की बड़ी बातें होती हैं, तो ये भी एक, क्योंकि कई चीजें मैंने फिर कहा नैरेटिव के लिए होती है। दुश्मन का नैरेटिव है तो नैरेटिव यहां से भी जाएगा। और वो व्यक्ति है भी जबरदस्त, बड़े सालों से हम उनको देख रहे हैं, जानते भी हैं कई चीजों में। तो मुझे लगता है कि आरिफ मोहम्मद खान भी, मैं फिर यही कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो हो सकता है नजदीक भी ना हो, दूर दूर तक ना हो, कोई विषय में चर्चा भी नहीं होगी। लेकिन हमें जो लगता है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, नाम चल रहे हैं, अभी ऐसा है ही नहीं क्योंकि अचानक ये घटनाक्रम हुआ इस्तीफे का। और ये तो है नहीं कि 2 घंटे में इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी हो गई हो कि इसको बनाना है। अभी वो चलेगी चर्चाएं। तो हम, जैसे एक बात थी, क्योंकि हम रोज एक विश्लेषण करते हैं, तो हमें लगता है कि वो एक मुस्लिम व्यक्ति होने के साथ साथ राष्ट्रभक्त और सनातन को भी अच्छी तरह जानते हैं और वो तुलनात्मक तरीके से इस सदन को भी और देश को भी ठीक ढंग से चला सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज गला खराब होने की वजह से माफ़ी भी चाहता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।